ब्लॉक केमिस्ट्री, क्रिस्टलोग्राफी, गैसियस स्टेट और एसिड बेस्ड रिएक्शन, कई कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे आज के क्वेश्चन में विजयी भव सीरीज में। देखते हैं क्वेश्चन को। अ कलरलेस, फोल स्मेलिंग, टॉक्सिक, गैसियस बाइनरी कंपाउंड P डिकम्पोज्ड, माय गॉड बहुत सारी बातें हैं, वो कलरलेस है, फोल स्मेलिंग है, टॉक्सिक है, गैसियस है, बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी मतलब उसमें दो ही तरह के एलिमेंट हैं, P which decomposed to a hard crystalline element Q and a colorless odorless gas R on heating. फाइन, उसके दो टुकड़े हो गए गर्म करने पर, Q और R. Rate of effusion of R is 26.6 root of that times as much as that of P under identical conditions. Graham's law, rate of effusion diffusion का रेशियो दे रखा है। फाइन, Q forms icosahedral dodeca atomic molecules. dodeca इनामिनेका, हाँ, dodeca मतलब 12, तो 12 यानी कि 12 एटम्स हैं किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट Q में, with density 2 grams per centimeter cube. It crystallizes in FCC structure of edge length 1.2 nanometers with all lattice positions as well as all the octahedral and tetrahedral voids occupied by the molecules of Q. Q के एक मॉलिक्यूल में 12 एटम हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और इतना जायंट मॉलिक्यूल Q का न सिर्फ FCC पोजीशंस पर है, बल्कि वो सारे टेट्रा और सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी समाया हुआ है, वहां जगह घेर कर बैठा है। बोथ P and R explode when sparked after mixing with oxygen. बहुत सारी सूचनाएं दी हैं। Easily condensable SS formed in each case, कब, जब एक्सप्लोजन किया गया, with additional formation of a glassy oxide T in the case of combustion of P. S liberates ammonia with NaNH2. चलिए 2 साफ साफ नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूं, NaNH2, एवोगैड्रोस नंबर दे रखा है, मान ले 6 × 10⁻23 है। देन फिर ABCD ऑप्शंस ऑफर करी गई हैं। मजेदार क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। वेल, विल नीड सम स्पेस। कुछ चीजें जो बहुत ऑब्वियस हैं, जो यहां हमने देखी, क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है, सिर्फ पढ़कर आपको पता लग जाएंगी कौन कौन सी। एक तो ये कि बी के एक, सॉरी ए बी ऑप्शंस नहीं, अपने पास PQR ऑप्शंस हैं, है ना। तो यहां नोटेशन है, पहले दे रखा है कोई गैस है P, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फिर आगे जब बढ़ते हैं, यहां छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, आपको चाहिए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए यहां पर भी दे रखा है ना। और एक कठोर क्रिस्टलाइन एलिमेंट Q है। एक चीज रखी है कि Q एक एलिमेंट है, अच्छी बात है, और Q12 उसके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है, क्योंकि बोल रखा है डोडेका एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर बोला है FCC स्ट्रक्चर है। FCC स्ट्रक्चर का मतलब क्यूब के कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स दोनों पर आपके पास मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, तो इन FCC स्ट्रक्चर कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स हैं 8, हर एक पर 1/8, यानी कि एक जो भी यूनिट है या एक मॉलिक्यूल तो कॉर्नर्स पर आ जाएगा। फेस सेंटर्स कितने हैं? फेस सेंटर्स हैं 6, हर एक पे हाफ, यानी 3 मॉलिक्यूल्स फेस सेंटर पर आ जाएंगे। तो एक क्यूब में FCC के 1 + 3 4 यूनिट्स, वो तो हैं ही सही। यही नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? एक FCC की यूनिट सेल में 4 ऑक्टा और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और हर एक पर हमने बिठा रखा है एक मॉलिक्यूल, किसका? Q का, ऐसा बताया है। 1 + 3 + 8 + 4 कितना हो गया? 4 + 4 8 + 8 16 molecules of Q12 are present in an FCC unit cell.
राइट? अगर ऐसा है तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ Q12, 16 into 12, oh my god, 192 atoms of Q in 1 unit cell. शानदार। वैसे अगर आप एक ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन, 1 unit cell of Q contains 192 atoms of Q, बी ऑप्शन सही है। एक चीज तो हमने निकाल ली कि हाँ भाई एक ऑप्शन बी है और वो सही है। पर ये क्यू है क्या? क्यू के बारे में बहुत सारा डेटा दे रखा है, आइए देखते हैं। एक तो डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एक एज लेंथ दे रखी है 1.2 नैनोमीटर, और अभी तक हम क्यू को पहचान नहीं पाए हैं, क्यू है कौन सा? आइए देखते हैं। सॉलिड स्टेट का एक दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं, सॉलिड स्टेट का ही, कौन सा? आइए देखें। हम कहेंगे कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1.2, सॉरी 1.2 नहीं, डेंसिटी है, एक मिनट, डेंसिटी इज 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर ये मास बाय वॉल्यूम के बराबर है, ध्यान से देखिए, अगर ये मास, तो मास कितना है? मास है 192 एटम्स का, ओ माय गॉड। और एक एटम का मास कितना है? मान लीजिए ए अपॉन एन, इस तरह से आप देख सकते हैं। ए क्या है? एटॉमिक मास, जो एमयू में होता है, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा ग्राम्स में। इतने ग्राम्स है किसका? एक एटम का मास इंटू 192 एटम्स हैं आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? एज लेंथ का क्यूब, एज लेंथ कितनी है? 1.2 नैनोमीटर, 1.2 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब इतने सेंटीमीटर इसका क्यूब। ओह वाओ, दिस डज नॉट लुक वेरी बैड। यस, इट डज नॉट। आइए देखते हैं, हम ए निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास ए कितना हो जाएगा? 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.2 क्यूब इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज यहां जाती है, डिवाइडेड बाय 192, इलेक्ट्रॉन नंबर भी है, इंटू 6 इंटू 10⁻23। वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एवोगाड्रोस नंबर के यूनिट्स आएंगे पर मोल, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाता है, एटॉमिक मास। अब कैलकुलेशन बची है, फटाफट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? दिस इज 10⁻2, तो दिस इज 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 2 इंटू 6, 12 है, इंटू 100 और है, डिवाइडेड बाय 192। वैसे अगर आप देखेंगे 12 16 टाइम्स जाएगा, और अगर ये 100 को यहां पे ऐसे कर देता हूं मैं, ये कितना है? दिस इज 1.2 इंटू 12 इंटू 12 बाय 16, दिस इज 3 बाय 4, दिस इज 3, so this is 9 into 1.2, which is 10.8 grams per mole. ओह वाह, तो ये क्या गया मेरे पास? Q का एटॉमिक मास आ गया। आखिर Q एटॉमिक मास आ गया 10.8 ग्राम्स पर मोल। किस एलिमेंट का एटॉमिक मास 10.8 ग्राम्स पर मोल है? यहां हमने ऑफ कोर्स नहीं दे रखा था, क्यों देते तो अब सब आंसर ही ऑब्वियस हो जाता। पर जब आप जेई का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में शुरुआत में सारे एटॉमिक मासेस दे रखे होते हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, 10.8 शुरुआत का एटॉमिक नंबर है, क्लोज टू 11 है। जी हां, आपने सही पहचाना, ये एलिमेंट है बोरॉन। अच्छा, ये बोरॉन है। जी हां, तो क्यों हो ना हो बोरॉन है, और वैसे भी बोरॉन B12 यूनिट्स बनाता है, तो ये वहां से भी मैच कर रहा है। कुछ और भी दे रखा है, वो रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन की बात चल रही थी, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हमने इतने पापड़ बेलकर एक चीज तो तय करी है, क्या? कि हमारे पास एलिमेंट क्यू बोरॉन है, जो सारे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन को, डेंसिटी वगैरह को सॉल्व करके हमारे पास आया। और अब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, उसको हैंडल करे बगैर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। आइए उसको पढ़ते हैं। शुरू में डेटा दे रखा है, वो दे रखा है कि दो गैसेस हैं P और R।
पी क्या था, वो तो बाइनरी कंपाउंड था और अभी पता लग गया है वो बोरॉन का कोई बाइनरी कंपाउंड था। उसको हीट किया तो वो डिकम्पोज कर गया, उसने क्यू और ये सॉलिड क्यू बनाया बोरॉन, और एक गैस छोड़ दी आर जिसके बारे में हमको पता नहीं है, और रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन का रेशियो दे रखा है। अगर आर के बारे में हमें थोड़ी सूचना मिल जाए तो शायद हम और बातें कर पाएंगे। तो आइए डिस्कवर करते हैं क्या है। अब इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसको देखते हैं। तो हमारे पास आता है, जैसे से हम पढ़ते हैं, बोथ पी एंड आर एक्सप्लोड व्हेन स्पार्क्ड आफ्टर मिक्सिंग विद ऑक्सीजन। अच्छा, तो वो कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल ही नहीं वो धमाकेदार है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोरॉन सॉलिड होता है गैस? बोरॉन टिपिकली गैस है, सॉरी टिपिकली सॉलिड है, लेकिन और दूसरे कंपाउंड्स वगैरह जो बोरॉन के बनते हैं मोस्टली सॉलिड बनते हैं। बोरॉन गैसियस स्टेट में प्रायः तो नहीं जाता, किसके साथ जा रहा है? कोई ऐसा एलिमेंट जिसके साथ बोरॉन गैस बन जाए, और यही नहीं कोई ऐसी गैस बन जाए जो एक्सप्लोड कर जाए ऑक्सीजन के साथ, जो कंबस्टिबल हो। वैसे तो BF3 भी गैस होती है, पर BF3 ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकती, एक्सप्लोजन तो बहुत दूर की बात है। एक ही कंपाउंड है, एक क्लास ऑफ कंपाउंड है बोरॉन का, जो न सिर्फ गैसियस होता है बल्कि एक्सप्लोसिव होता है। कौन सा? याद करिए बोरॉन फैमिली से, जी हां, हम बात कर रहे हैं बोरेन्स की। तो हो ना हो ये किसी किस्म का बोरेन है। कौन? पी। और इस बोरेन को अगर आप गर्म करोगे तो वो बोरॉन क्यू, और बोरेन क्या होते हैं? बोरेन BXHY इस फॉर्मूले के कंपाउंड होते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड था, तो हो ना हो ये कोई हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है, और प्लस हाइड्रोजन ये R है। हो ना हो ये R हाइड्रोजन है जिसमें इसने स्प्लिट किया है। अब ये पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री से नहीं आना था, इसको हमने इनऑर्गेनिक की नॉलेज से देखा है। थोड़ा और रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि बैठ रहा है कि नहीं। आगे लिखा है ये एक्सप्लोड, आर भी एक्सप्लोड करता है ऑक्सीजन के साथ। हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो धमाका हो जाएगा, पानी बनेगा, और यस वो बाकायदा एक्सप्लोसिव मिक्सचर है। फिर बोला है इजिली कंडेंसिबल एस इज फॉर्म्ड इन ईच केस। हाँ, कितनी मासूम बातें। एस जो इजिली कंडेंसिबल है, कौन है भैया ये एस? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो एस मिलेगा। कौन है एस? पानी है। अच्छा, और क्या पानी इजिली कंडेंसिबल होता है? हाँ, ऑफ कोर्स होता है। With additional formation of a glassy oxide T in the case of combustion. बोरॉन के हाइड्राइड को जलाएंगे, अगर इसको जलाते हैं तो हमें मिलेगा B2O3। ये एक ग्लासी कांच की जैसा दिखने वाला ऑक्साइड है, हाँ है, और साथ में पानी बनेगा। तो ये T है और ये S है। बैठ गए, बिल्कुल मजे की बात है। P नहीं पता लगा है अभी तक, तब भी हमने Q, R, T और S सारे सल्टा लिए हैं। ये क्वेश्चन की खूबसूरती है कि अगर एक पोर्शन में आप अटक भी जाएंगे तो भी दूसरा कर सकते हैं। ये बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन है, आप देखें। बस आपको पेशेंस चाहिए कि आप हिम्मत ना हारते हुए डटे रहें, तो आप कुछ हिस्सा तो निश्चित सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे दे रखा है S लिबरेट्स अमोनिया विद NaNH2। इसमें अगर NH2 माइनस डालेंगे तो अमोनिया बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बेसिस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस, वो बेसिस जो OH माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर पानी में मिलाओगे तो पानी उनको H प्लस दे देता है, वो पानी से H प्लस छीन लेते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनता है और शेष रह जाता है OH माइनस। अच्छा, तो यहां सी ऑप्शन में दे रखा है S लिबरेट्स ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद मीथेन। अच्छा, कब? ऑन एडिंग CH3 MgBr। सच है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको अंदाजा होगा, नहीं है तो कर लीजिए, एक सबसे भयानक बेस है। OH माइनस से तो बहुत 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 ज्यादा भयानक बेस है। तो क्या ये CH3 माइनस यहां से H प्लस नोच सकता है? बिल्कुल। और क्या इससे मीथेन निकल सकती है? बिल्कुल। ये ब्रिस्क कैसे लिख दिया आपने? वेल, बुलबुले निकलेंगे तो एफर्वेसेंस है, और तेजी से निकलेंगे तो ब्रिस्क है, और ये तो इंस्टेंटेनियस उसी क्षण रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत भयानक बेस है, पानी से H प्लस छीन लेगा और गैस के बुलबुले निकलेंगे। यस बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपको रटा हुआ नहीं होना चाहिए पहले। ब्रिस्क एफर्वेसेंस के टेस्ट आपने क्वालिटेटिव में शायद रटे होंगे, वो अलग चीज है। यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस कंसेप्ट से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट लिया है। कौन सा? कि ग्रिग्नार्ड
क्योंकि बहुत भयानक बेस होता है। अगर किसी भी ऐसे पदार्थ में डाला जाए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वहां से H+ नोच लेता है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने यहां यूज किया है। तो क्या डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है? हाँ, सी सही है। क्या बी सही है? बी तो सही पहले निकाल ली थी, सही है। डी ऑप्शन, नो वीक एसिड में डिसॉल्व टी। टी हमें पता चल चुका है, टी B2O3 है। और हमने लिखा है कि कोई भी वीक एसिड टी को घोल नहीं सकता। क्या ये सच है? टी कांच जैसा होता है, डायगोनल रिलेशनशिप सिलिकॉन के साथ SiO2 भी कांच होता है और ये भी कांच जैसा ही है, ठीक है। तो ये किसी एसिड में घुलेगा? सच तो ये है B2O3 किसी एसिड में नहीं घुलता सिवाय एक एसिड के। ये वो एसिड है जिसमें कांच भी घुल जाता है। सही पहचाना आपने, हम HF की बात कर रहे हैं। और HF कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग या वीक? जिनका Ka<1 है वो वीक एसिड है। दुर्भाग्य से HF भी वीक एसिड है। तो वीक है फिर भी घोल लेता है, जी हां, फिर भी ये कांच को या B2O3 को घोल सकता है। पर ऑप्शन में तो लिखा है नो वीक एसिड में डिसॉल्व टी, तो झूठ है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? डी सही ऑप्शन नहीं है। इसमें भी दो कंसेप्ट बता दिया हमने, डी में भी आप देखो इसी बहाने से, भले गलत ऑप्शन थी। एक बच गई है, एटॉमिसिटी ऑफ P इज 14। ए पता करना है, बी और सी सही है, डी गलत है। यहां तक आ चुके हैं। ये कैसे पता लगाएंगे? रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन, वहां से देखते हैं इसे क्या आता है। वेल, उसमें आएगा रेट ऑफ RP, या सॉरी R अपॉन RP। ये दे रखा है रूट ऑफ 26.6 विच इज एक्चुअली रूट ऑफ मोलर मास ऑफ P बाय मोलर मास ऑफ R हमको पता चल चुका है हाइड्रोजन है, तो उसका मोलर मास हम स्क्वायर करेंगे, रूट वूट उड़ जाएंगी, तो अगर 26/6 इज मोलर मास ऑफ P अपॉन 2, देयरफॉर मोलर मास ऑफ P इज 53.2 ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मास है P का, सॉरी B नहीं, मोलर मास ऑफ P इज सो मच। और B क्या है? ये है BxHy, बोरॉन है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे? अब हम देखते हैं, हाइड्रोजन की एक लिमिट है, हाइड्रोजन अनंत नहीं हो सकती, ऐसा नहीं किसी भी रेशियो में जाए, है ना। अगर आपको याद हो तो बोरेन्स की एक सीरीज होती है NHn+4 और दूसरी होती है BnHn+6। बोरेन्स के जनरल ये दो ही फॉर्मूले में बोरेन फिट हो जाती हैं, रैंडम नहीं है कि कितने भी X और कितने भी Y कर लें। अच्छा, अब मोलर मास 53.2 आ गया। हाइड्रोजन हल्की है, मेन वजन आप देखें किसका है? मेन वजन तो बोरॉन का है। अच्छा, इसमें रख के देखते हैं, Bn बोरॉन है 10.8 N, और अगर N+4 होगा या N+6 होगा, N+4 होगा तो हाइड्रोजन है N+4 × 1, और या हो जाएगा 10.8 N प्लस N+4, सॉरी N+6 × 1, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। 10.8 N तो सब में सेम है, और N तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 11.8 N + 4 या 11.8 N + 6। दिस इज इक्वल टू 53.2। आइए इधर लेते हैं, 53.2 माइनस 4 बाय 11.8 या 53.2 अपॉन 11, सॉरी -6 अपॉन 11.8। आप चेक कर लीजिए किस में इंटीजर वैल्यू आएगी। एन को इंटीजर आना पड़ेगा क्योंकि बोरॉन के एटम्स तो 1 2 3 4 5 6 इंटीजर के होंगे। आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे इस केस में बैठेगा नहीं, पर इस केस में एन की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, तो दो शिकार किए आपने एक तीर से। एक तो ये कि इस सीरीज का नहीं, इस सीरीज का है, एन की वैल्यू 4 है, तो फॉर्मूला आ जाएगा B4H10। अच्छा, B4H10 टेट्राबोरेन, बहुत ही मशहूर कंपाउंड है। डाइबोरेन तो खैर सबसे मशहूर है, सेकंड नंबर पर युवराज पद पे यही है, B4H10। पूछा है
कोई हिंट नहीं दिए। देखिए इतनी बदमाशी वाली ऑप्शंस हैं, तो बोरॉन की हिंट नहीं दिए। पूछा एटॉमिसिटी ऑफ पी इज 14, यानी कि पी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? क्या 14 है? 4 + 10 14। हाँ है। तो क्या पी सही ऑप्शन है या ए सही है? हाँ, ए बी सी सही है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए बी सी। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं कि आप जस्ट लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर करें अपने जूनियर्स के साथ। फ्रेंड्स को तो आप कंप्यूटर मानते हैं, फिर भी शेयर करें तो अच्छा है, और जूनियर्स के साथ तो बिल्कुल शेयर करना ही करना है। कुछ कम पल्ले पड़ेगा उन्हें, पर फिर भी अच्छे क्वेश्चन तो सबको चाहिए होते हैं, मजा तो आता ही है। और ऐसे ही व्यास की वेबसाइट पर नए नए मटेरियल्स लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए भी। वैसे आपका तो अभी जस्ट जेईई एडवांस होने वाला है, आप सक्सेसफुल होंगे तो कोई विजय तो बस करीब ही है। लेकिन औरों को जिनको जरूरत है उनके साथ लंबे समय तक हम बने रहेंगे। तब तक के लिए वेल, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग एंड कीप द स्पिरिट्स अप। जेईई बिल्कुल करीब आ गया है, उत्साह मध्यम नहीं होने देना है। हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार बच्चों, मैं रवि प्रताप सिंह फिर से आज का एक नया क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हूं। और क्वेश्चन नंबर 7 के पहले मैं ये समझ सकता हूं कि अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा भी हो। एक्चुअल में आईआईटी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आज मैं रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं, वो है एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम और किस तरीके से फंक्शन मानते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, लेट y = fx and y = gs be two twice differentiable functions such that g dash x into fx is not equal to f dash x into gx। भाई सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ये कंडीशन क्यों दी गई है। अगर तुम लोगों ने ट्राई किया होगा तो शायद पता चल गया हो कि ये कंडीशन का क्या रोल था, और अगर इस कंडीशन का रोल पता चल जाता तो लगभग तुम में से सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होता या कर दिया होगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि ये कंडीशन क्यों दी गई है। ये हमेशा ही ध्यान रखना कि आईआईटी के पेपर में चाहे जो हो जाए, कोई भी पॉइंट बिना काम का नहीं दिया होता, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होता है। और अगर उस पॉइंट को यूज नहीं कर पा रहे हो तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाए। चांसेस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ठीक है 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिसमें आईआईटी ने बेवकूफ बनाने के लिए एक आध पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर देखो, ओके यहां पर देखते हैं कि क्या करना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहली चीज दी गई थी कि y = fx एंड y = gx ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ठीक है, fx एंड gx डिफरेंशिएबल भी है और y = gx ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसका यूज हमने किया हुआ था और इसलिए दे दिया। एक और चीज हमने लिखी, f dash x gx माइनस g dash x fx इज नॉट इक्वल टू 0, और यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। सबसे पहली चीज, ऐसा कौन सी जगह है जहां इस तरह का डिफरेंशिएशन आता है। यह जगह होती है अगर मैं मान लूं fx by gx, fx by gx, fx by gx मैंने मान लिया hx = तो बच्चों ध्यान से देखो, इसके डेरिवेटिव का न्यूमरेटर क्या होगा, f dash x gx माइनस g dash x fx, और उसी को दिया गया था नॉट इक्वल टू 0। अगर ये प्लस लिखा होता तो अपन क्या मानते, fx into gx। गॉट द पॉइंट। और यहीं से इस क्वेश्चन की ब्यूटी शुरू होती है कि अभी तो ये एक पड़ाव है जिसको तुमने पार किया। मान लिया fx = 0 के 5 रियल रूट्स हैं, सॉरी 6 रियल रूट्स हैं, उसमें से मैंने 2 रियल रूट्स कॉन्जिक्यूटिव उठा लिए। मैंने मान लिया इसके रूट्स हैं x1,
लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5 लेस देन x6। भाई 6 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो जो सबसे छोटा रूट है उसको मैंने लिया x1, जो उससे बड़ा रूट है उसको मैंने लिया x2, जो उससे बड़ा x3, देन x4, देन x5, देन x6। अब यहां पर देखो यही तो दिया हुआ है, f ऑफ xi इक्वल टू 0 where I equal to 1 2 3 4 5 6। अब बढ़ाव आता है दूसरे ट्रिक का जिसको कि हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये देखो, सपोज gx is not equal to 0 for all x belongs to क्लोज्ड x1 से x2। भाई x1 से x2 तक gx की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो क्या hx इक्वल टू fx बाई gx, क्या रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को क्लोज्ड x1 से x2 में सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। सबसे पहली चीज आती है hx डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि fx भी डिफरेंशिएबल था, gx भी डिफरेंशिएबल था, और gx की वैल्यू 0 नहीं हो रही है x1 से लेकर x2 तक। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। थर्ड, क्या hx1 इक्वल टू hx2? बिल्कुल है, क्योंकि fx1 भी 0 है एज वेल एज fx2 भी 0 है। देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम h dash x equal to 0 for at least one x belongs to open x1 से x2। क्या क्लियर है कि कम से कम एक x1 से x2 तक ऐसा x आएगा जिसके लिए ये 0 होगा। दैट्स वाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f dash x gx माइनस g dash x fx डिवाइडेड बाई gx स्क्वायर, gx का स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। हमें तो दिया गया था कि ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, और हमने यहां प्रूफ कर दिया कि ये 0 है। क्या ये 0 प्रूफ करना सही था? गलत था। इट मीन्स हमारा ये सपोजिशन क्या था? रॉन्ग था। और यहां तक अगर समझ पाए तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, और इस तरीके से रियल एनालिसिस की एनालिसिस करते हैं, ध्यान रखना। अब हमें क्या पता चल गया? ये गलत है। इट मींस gx इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट among between two roots, two consecutive roots of fx इक्वल टू 0। gx इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट होगा fx इक्वल टू 0 के दो रूट्स के बीच में। और जैसे ही ये चीज हमने कही, अब हमारे पास क्या दिया हुआ था बच्चों? fx इक्वल टू 0 का fx इक्वल टू 0 कितने रूट्स हैं? 6। दिस एम्प्लॉइज gx इक्वल टू 0 हैज at least 5 रूट्स। क्या ये भी क्लियर है? at least 5 रूट्स। fx इक्वल टू 0 के 6 रूट्स, यानी gx इक्वल टू 0 के कम से कम 5 रूट्स तो होंगे ही होंगे। जैसे ही gx इक्वल टू 0 के 5 रूट्स हुए, क्या ये भी क्लियर है कि f डैश x इक्वल टू 0 के कम से कम 5 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग? क्या ये भी क्लियर है? अब बात आती है, मेनली अब क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ नहीं है। क्या एक नया फंक्शन px अगर मैं मानूं, px इक्वल टू g डैश x इंटू gx, तो भाई देखो ना, gx के अगर 5 रूट्स हैं तो g डैश x के कितने रूट्स होंगे? 4। तो दिस इक्वल टू 0 हैज 9 रूट्स। अगर इसके 9 रूट्स हैं तो रोल्स थ्योरम अगेन
P dash x इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 8 रूट्स, और P dash 0 क्या है? G डबल डैश x gx माइन प्लस G डैश x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 हैज 8 रूट्स, और इनटू f डैश x अगर मैं कर दूं तो और भी 5 रूट्स ऐड हो जाते हैं, यानी टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे? कम से कम टोटल 13 रूट्स ऐसे होंगे जो इसके बीच में लाई करते होंगे। गॉट द पॉइंट? यहां एक छोटी सी समस्या ये कह सकते हैं कि भाई रूट्स इक्वल भी तो हो सकते हैं, उसको अगर लग के प्रूफ करोगे तो ये प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, इक्वलिटी नहीं आएगी। वैसे आईआईटी ने, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा तो आईआईटी ने तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पूछा था, और इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है 8 रूट्स। बाकी 5 पर अगर डिबेट करना चाहते हो तो डिबेट कर सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि मेन इसमें ये चीज नहीं थी। मेन क्या था? एफएक्स, यानी कि फंक्शन किसे माने जिस पर रोल्स थ्योरम लगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ये कैसे पता करें। गॉट द पॉइंट? तो उम्मीद करता हूं इसको सॉल्व कर लोगे। ये वाला पार्ट आईआईटी 2006 का था, और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन के समय भी बताया था कि मैंने यही कोशिश करी है कि आईआईटी के वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उनमें कुछ अपना टेस्ट डालकर कोई नया क्वेश्चन बनाकर मैं तुम्हें दे सकूं। ओके, थैंक यू। अगली क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू। Hello students, welcome to Vyas Certification Kota. Today is our 7th day. 7वें क्वेश्चन के साथ हम रेडी हैं। तो 7वें क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक हेक्सागोनल मेश है, उसके अंदर के 2 पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या कहा है? कंसिडर एन इनफाइनाइट मेश एज सोन इन द फिगर, ईच साइड ऑफ द मेश हैज अ रेजिस्टेंस आर। हर एक साइड, ये जो हर एक साइड है, इन हर एक साइड का रेजिस्टेंस सेम है, कैपिटल आर के बराबर है। अब एक ऐसा हेक्सागन लिया गया है ABCDEF, जो देख सकते हैं ये ABCDEF हेक्सागन है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2 एडजेसेंट साइड्स के बीच में, यानी A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी AB को हम अगर किसी बैटरी से जोड़ें तो इस पूरे सर्किट का क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये हमें पता लगाना है। तो अब आगे हम देखें कि इसे पता कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम A पॉइंट को कनेक्ट करें बैटरी से, और बैटरी का दूसरा टर्मिनल इन्फिनिटी से कनेक्ट करें। तो एक कनेक्शन A पर, दूसरा कनेक्शन इन्फिनिटी पर। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो, आइडेंटिकल पाथ कैरीज आइडेंटिकल करंट। तो पाथ आइडेंटिकल अगर होंगे तो इसमें करंट भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने बैटरी का एक एंड जो है वो A पर कनेक्ट किया है, एक एंड A पर कनेक्ट किया है, और बैटरी का दूसरा एंड इन्फिनिटी पे कनेक्ट किया है। तो A से करंट जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो A से हाथ, ये तीनों रास्ते आइडेंटिकल हैं। अगर यहाँ से I करंट आ रही है तो ये करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1/3 1/3 1/3 करके तीनों में ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब हर एक पार्ट में I/3 करके करंट जाएगी। उसके बाद आगे फिर ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इनमें I/6 करके जाएगी। हमें इससे वैसे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ठीक इसका उल्टा काम जो अदर टर्मिनल था B पॉइंट, उसके साथ हम करें। तो यहां पर B पॉइंट है, इस B पॉइंट के साथ हम क्या करें? एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल इन्फिनिटी के साथ जोड़ दें। तो अगर हम ये नहीं करते, पहला वाला ये नहीं करते, अब अगर हम यहां पर बैटरी जोड़ रहे हैं, B पॉइंट पर बैटरी जोड़ रहे हैं जहां से इससे कुछ I करंट निकल रही है, तो हर पार्ट से इसमें I/3 करके करंट आ रही होती, I/3 करके तीनों पार्ट से करंट आ रही होती, और जो दूसरे टर्मिनल से इन्फिनिटी पे जा रही है।
तो एक बार बैटरी को हमने बी और इन्फिनिटी पे जोड़ा तो I/3 करके करंट आ रही है। दूसरी बार हमने यानी ए पॉइंट पर हमने जब जोड़ा था तो I/3 करके करंट जा रही थी। अब अगर हम बैटरी को यूं ना जोड़ें, ये अगर मैं टर्मिनल बी कहूं, बैटरी का एक टर्मिनल ए पर दूसरा टर्मिनल बी पर यूं जोड़ दें, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर एक कनेक्शन होता तो इससे I/3 करंट, दूसरा कनेक्शन उसके लिए भी I/3 करंट, यानी अगर ए और बी को हमने जोड़ा तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग यहां पर 2I/3 करंट फ्लो कर रहा है। ए बी के बीच में 2I/3 करंट फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस V है और R इक्विवेलेंट R है, तो 2I/3 करंट वहां पर फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी अब कितना हो जाएगा? 2I/3R। तो ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू 2I/3R है, जो कि I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर है। बैटरी से तो टोटल करंट I निकल रही है, तो I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अगर R इक्विवेलेंट कहूं तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 2R/3 मिल रही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द एंटायर इनफाइनाइट मेश इज 2R/3। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे फिर और एक क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।